हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। कनाडा में स्टडी करना बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर आप कनाडा में स्टडी करने की सोच रहे हैं, आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे आने की सोच रहे हैं एंड या फिर आपको कोई फ्रेंड या फिर आपको कोई क्लोज फैमिली मेंबर यहाँ पे आने की सोच रहा है एंड अगर आपके पास इतने ज़्यादा फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डिटेल बताऊंगी कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है इंडिया में कनाडा आने के लिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या-क्या स्टेप्स है एंड कौन सी बैंक्स है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड या अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन क्यों लेना पड़ता है इंडिया में कनाडा आने के लिए एज अ स्टूडेंट। तो कनाडा में पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए जो ऑन एन एवरेज आपको फाइनेंस टोटल इंडियन करेंसी में चाहिए होते हैं, उसका अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 lakhs। यस, यू हर्ड इट राइट, आपको 20 से 40 लाख के बीच में पैसे चाहिए होते हैं इंडियन करेंसी में कनाडा में आकर पढ़ाई करने के लिए। एंड ये जो मैंने इतना बड़ा अमाउंट बताया, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है, आप कौन से सिटी में आ रहे हैं, आपकी ट्यूशन फीस क्या है, आपकी ट्रैवल एंड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो फाइनेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है इंडियन करेंसी में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 lakhs इंडियन रुपीज। तो हर किसी के पास इतना ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है इन हैंड, एंड क्योंकि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको कनाडा आना होता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, ये रीजंस को देखते हुए लोगों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है इंडिया में। एंड सारे लोगों के पास इतना बड़ा अमाउंट अवेलेबल हो इन हैंड, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एजुकेशन लोन लेना इंडिया में एक स्मार्ट ऑप्शन होता है, जिससे कि आपको इतना फाइनेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं एंड आप कनाडा आ सकते हैं। इसमें आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है कि जब तक आप एजुकेशन कर रहे हैं कनाडा में, फॉर एग्जांपल 2 years, तब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है एंड देन इंटरेस्ट के बाद में आपका जो एजुकेशन लोन जो कैपिटल है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये तो हमने बात करी कि एजुकेशन लोन क्यों लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को कनाडा आने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के एजुकेशन लोन अवेलेबल होते हैं इंडिया में। तो दो टाइप के लोन्स अवेलेबल होते हैं इंडिया में। फर्स्ट होता है सिक्योर्ड लोन, इसको बोला जाता है विद कोलैटरल। अब ये कोलैटरल का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। जो सेकंड टाइप होता है एजुकेशन लोन का, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसको विदाउट कोलैटरल बोला जाता है। यही दो टाइप के आपको एजुकेशन लोन मिलते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर्ड लोन एंड सेकंड वन इज अनसिक्योर्ड लोन। तो ये जो सिक्योर्ड लोन होता है, इसमें आपको कोलैटरल रखवाना पड़ता है। कोलैटरल का मतलब होता है आपको अपनी ऐसी कोई चीज जिसकी बहुत ज्यादा वर्थ हो, वो आपको बैंक में रखवानी पड़ती है। रखवानी से मेरा मतलब है एज अ सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको अपना कोई एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स या फिर आपको बहुत ज्यादा कैश, आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है जब तक आपका पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको बैंक में रखवाने पड़ते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जब आपका लोन आप पूरा रीपे कर देते हो, तो वो जो आपका प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है विच इज विदाउट कोलैटरल, तो इसमें आपको कोई अपनी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में नहीं डिपॉजिट करनी पड़ती है। इसमें आपको कोई भी अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स या फिर अपना कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं रखवाना पड़ता है बैंक में। इसमें ऐसा होता है आपके को एप्लीकेंट साइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने नाम पे लोन लिया, तो मेरे
जो को-एप्लीकेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल माय फादर एंड माय मदर, वो दोनों मेरे को-एप्लीकेंट्स बनेंगे। उनकी इनकम देखी जाएगी, उनका आईटीआर देखा जाएगा, उन्होंने कितना फिल करा है, उनकी एनुअल इनकम देखी जाएगी। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 5 टू 10 इयर्स, आई एम नॉट 100% श्योर इन दैट एज़ वेल, बट येस उनकी इनकम देखी जाएगी एंड ये देखा जाता है कि उनके ऊपर कितना लोन है एंड ऐसी कोई इनकी हिस्ट्री खराब तो नहीं है, एंड ऑफ कोर्स क्रिमिनल चेक तो दोनों ही सिनेरियो में होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपके को-एप्लीकेंट्स होते हैं एंड वो साइन करते हैं अनसिक्योर्ड लोन में कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई करती हूँ, मैं लेती हूँ, तो मेरे फादर एंड मदर वो मेरे को-एप्लीकेंट्स होंगे, वो मेरे को-साइनर होंगे, वो मेरे बिहाफ़ पे साइन करेंगे कि अगर ये जो एप्लीकेंट है वो फेल होती है लोन को पे करने में, तो माय को-एप्लीकेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि मेरे फादर एंड मदर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरा जो भी लोन है उसको पे करने के लिए। तो दिस इज़ अनसिक्योर्ड लोन जिसको विदाउट कोलैटरल बोला जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कितने टाइप के एजुकेशन लोन होते हैं एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इस लोन को डिसबर्स कराने के लिए। तो ऐसे ही ये नहीं होता है कि अगर आपको यहाँ पे आना है, आपका यहाँ से ऑफर लेटर आ गया है कॉलेज से, तो आपको लोन ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको सैटिस्फाई करनी पड़ती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका इंडियन सिटीज़नशिप। तो यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीज़न, तो आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट आता है आपके पास में आपका एडमिशन का ऑफर लेटर होना चाहिए। तो जैसे कि आप इंडिया से कनाडा की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो आपको जिस कोर्स में आपने अप्लाई करा है उस कॉलेज का आपको जो ऑफर लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। तो वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कॉलेज का ऑफर लेटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉलेज का ऑफर लेटर नहीं आया है कनाडा से, तो उससे पहले आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप सिक्योर्ड लोन नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास को एप्लीकेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड को एप्लीकेंट्स में ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो गया या फिर आपका कोई भी ऐसे फ्रेंड हो गया। इसमें यूजुअली आपके पेरेंट्स एंड आपके सिबलिंग्स को ही देखा जाता है, तो को एप्लीकेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबल से मेरा मतलब है आपके पेरेंट्स और या फिर आपके सिबलिंग, उनकी येस होनी चाहिए को एप्लीकेंट बनने के लिए। तो वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं कि वो रेडी है को एप्लीकेंट बनने के लिए आपके एजुकेशन लोन में। एंड जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आता है कि आपका एक डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th पास करी है या फिर आपने कॉलेज ऑलरेडी इंडिया में कर लिया है, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने अगर करा है इंडिया में या फिर आपने बैचलर्स करी है, तो आप उसमें बहुत बार फेल हुए हैं एंड आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो भी एक रीज़न होता है कि बैंक्स फेल कर देती है एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के लिए, वो पास नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपके मैक्सिमम 65% और मे बी 70%, आई थिंक 65% आपके होने चाहिए मिनिमम। अगर आप फॉल डाउन करते हो 50% या 60% में, तो हाई चांसेस रहते हैं कि आपको अप्रूव नहीं करा जाता है एजुकेशन लोन लेने के लिए किसी भी बैंक से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वो बैंक्स होते हैं जो टॉप बैंक्स हैं इंडिया में, जो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे जो आपको इतना ज़्यादा पैसा देते हैं, आई मीन टू से आपको एजुकेशन लोन अप्रूव करा के देते हैं। तो नंबर 1 पे तो आता है ऑफ कोर्स एसबीआई बैंक, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बैंक है तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम रहता है। एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे कम होता है, व्हिच इज़ अराउंड 10 टू 10.5%, इतना ही होता है। इससे ज़्यादा हाई उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं जाता है। एंड जो बैंक सेकंड नंबर पे आता है व्हिच इज़ एचडीएफसी बैंक, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली 11 टू 12% होता है एंड ये प्राइवेट बैंक है, तो यस इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई होता ही है, बट ये भी सिक्योर्ड है एंड ये आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पे आता है एक्सिस बैंक, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 टू 13% तक जाता है एंड ये डिपेंड करता है आपकी फाइल कैसी है, तो यस ये भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। और 4 पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है एंड इनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो समवेयर अराउंड 11 टू 13% होता है। उससे ज़्यादा हाई या उससे ज़्यादा लो आई डोंट थिंक सो जाता है, इतना ही रहता है 11 टू 13% आईसीआईसीआई बैंक का। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी हम बैंक्स और इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगी, व्हिच इज़ टू मेक श्योर आप ये गलती नहीं करें, एंड इट इज़ अ प्रो
टिप कि जब भी वो आपको इंटरेस्ट रेट बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सिस बैंक में करा लोन अप्लाई एंड वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, वहाँ से आपको लोन अप्रूव हो रहा है, बट वो आपको बोल रहे हैं कि 12% पे मैं आपको लोन अप्रूव करके हम लोग देंगे। बट प्रो टिप यहाँ पर ये है कि मेक श्योर आप उनसे इंटरेस्ट रेट के लिए नेगोशिएट करो, कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें नेगोशिएशन करी जा सकती है, एंड अगर वो 12% पे 13% पे आप अप्रूव करते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे नहीं करते हैं इतनी आर्ग्यू, एंड दे एंडेड अप पेइंग 13% 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू हैव टू मेक श्योर आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हो, फिर चाहे वो SBI हो, एक्सिस हो, या फिर HDFC हो, ICICI, कोई भी बैंक, जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो मेक श्योर आप उनसे नेगोशिएट करो। आप उनसे हमेशा 1% या फिर 1.5% अगर हो सकता है तो ऑलवेज ट्राई करो कि आप उनसे अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब भी आप अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को चाहिए होते हैं, एंड मेक श्योर कि आप एक पूरी अपनी फाइल बनाएं। जब भी आप अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी एक फाइल बना रहे हैं, एंड उस फाइल के अंदर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फॉर अ स्टूडेंट मेक श्योर यू हैव योर पासपोर्ट रेडी, आपका ऑफर लेटर होना चाहिए आपके साथ में, आपका जो आइल्स का स्कोर बैंड है, जो आपकी मार्कशीट आती है आइल्स की, वो आपकी रेडी होनी चाहिए, एंड जो आपके एकेडमिक के सारे भी रिकॉर्ड्स है वो आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, और अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है या फिर आपने बैचलर्स करी है तो उसके मेक श्योर आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, सारी आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स करी है, उसकी जो आपकी लेटेस्ट मार्कशीट है वो हो नहीं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी आपके सेमेस्टर्स थे, सारी फ्रॉम A to Z आपके पास आपकी मार्कशीट रेडी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप कनाडा के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो एंड यहाँ से जो भी आपको फीस स्ट्रक्चर मिलता है वो भी आपके पास में रेडी होना चाहिए, क्योंकि बैंक वो देखता है कि कितनी फीस रिक्वायर्ड है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स है वो 20 लाख का लोन अप्लाई करते हैं, बट कॉलेज की रिक्वायरमेंट एंड सिटी की रिक्वायरमेंट जहाँ पे आप रहने वाले हो सबको देखते हुए आपको 15 लाख ही चाहिए होते हैं। तो वो बहुत बार डिमांड करते हैं आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज फी स्ट्रक्चर, तो वो भी आपके पास में रेडी होना चाहिए। एंड अगर अब हम बात करें कि जो को एप्लीकेंट है, अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो तो आपके जो को एप्लीकेंट है उनके क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उनका पैन कार्ड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी सारी जो ITR है फाइल होनी चाहिए, एंड ऑल्सो उनकी जितने भी इनकम प्रूफ है वो सब कुछ होना चाहिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, एंड उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है आई थिंक फॉर लास्ट 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर तक की आप रेडी रखो, वो आपकी जो को एप्लीकेंट है वो होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप जो कॉमन गलतियां है जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ना करें। तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि आपका जो एप्लीकेशन है लोन अप्लाई करने की, उसमें बिल्कुल भी डिले मत करिए, उसको लेट प्रोसेस मत करिए, क्योंकि आपका जो वीजा फाइल करने का टाइम है इतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है। अगर आप लेट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपका जो वीजा प्रोसेसिंग है उसमें भी आपको डिले हो जाएगा, एंड उसके बाद में आपका पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा लेट एंड डिले होता जाएगा। नंबर 2 टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि रॉन्ग एस्टिमेशन। तो इससे मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि लैपटॉप हो गया या फिर कुछ एडिशनल खर्चे हो गए या फिर टिकट का एक्सपेंस हो गया, तो लोग ये सब नहीं तो लोग ये सब मोस्टली भूल जाते हैं, एंड जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है वो लोग नहीं लगाते हैं। जैसे कि अगर ट्यूशन फीस है 15 लाख इंडियन रुपीज, तो वो उतना ही एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं, एंड देन वो भूल जाते हैं उनको लैपटॉप भी लेना है यहाँ पे आने के लिए एक अच्छा, एंड उनको टिकट के भी प्राइस पे करने हैं। एक श्योर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लोन अप्लाई करो, भले ही आप उसको डिसबर्स मत कराओ, आप उसको सैंक्शन करा लो, जब भी आपको जरूरत है तभी आप उसको डिसबर्स करो, कि आपको जो इंटरेस्ट है जितना आपने सैंक्शन कराया है उस पे ही आपको पे करना है, पर जितना बैंक ने आपको डिसबर्स करा है लोन उस पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना है। तो मेक श्योर आप अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर ही चलो, एंड जो एजुकेशन लोन का अमाउंट है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा अप्लाई करो। एंड थर्ड एंड लास्ट टिप मैं आपको यही देना चाहूंगी कि अप्लाई फॉर मल्टीपल बैंक्स।
बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि एसबीआई में अप्लाई करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, नेगोशिएट भी कर लिया, बट उसके बाद में और बैंक्स में अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपके पास एक बैंक का ऑफर लेटर आपको आ गया है एजुकेशन लोन का, अगर आपने ट्राई नहीं करा, आपने बात नहीं करी अदर बैंक्स में भी, तो आपको वहाँ का इंटरेस्ट रेट नहीं पता चलेगा एंड वहाँ पे आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, क्या आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर डिफरेंट एंड मल्टीपल बैंक्स। एंड या आई विश, अगर आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ आना चाहते हैं, आप उस प्रोसेस में हैं, या फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, देन आई नो द एक्साइटमेंट। सो आई विश आपका जो एजुकेशन लोन है वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, एंड अगर आपकी ये ड्रीम कंट्री है तो आप भी यहाँ पर आ जाए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस एन्जॉयड दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। इफ yes, then please to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूँ देख पाए। एंड yeah, that's it for today's video. Hope to see you in my next video. Till then, bye.